पिताजी, आपने पैसे क्यों नहीं भेजे? कॉलेज वाले अब और इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा नाम काट दिया है। मैं कल ही गांव वापस आ रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? अपने बेटे की बात सुनकर राघव रोने लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम भोलापुर तो था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े जालिम और बेरहम थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। सुनो राघव, अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए सारा फैसला मुझे ही करना पड़ रहा है। पिताजी के नाम पूरे 4 बीघा जमीन है। मैं चाहता हूँ कि बड़े बेटे होने के नाते 3 बीघा जमीन मैं रखूँ और बाकी बची 10 कट्ठा जमीन तुम रख लो। देखो राघव, मैं नहीं चाहता कि तुम गरीबी में जियो। तुम उसी जमीन पर खेती करना और अपने बेटे आर्यन को खुश रखना। तुम ठहरे मेहनती किसान और मैं एक इज्जतदार सेठ का बेटा, तो अब से हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं रहेगा। वाह भैया वाह, क्या आपका न्याय है। आपने खुद आलीशान घर और बीघों जमीन रख ली और बदले में मुझे ये टूटी झोपड़ी और बंजर जमीन थमा दी। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैं इसी में खुश हूँ। पर वो कहावत तो आपको पता है ना, जिसका राम रखवैया उसका क्या बिगाड़े कोई कसैया। मैं इसी बंजर जमीन पर खेती करके दिखाऊंगा और अपने बेटे आर्यन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगा। राघव वहाँ से चला जाता है, मगर राघव की बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने नौकर शेरा के साथ मिलकर आगे की साजिश रचने लगता है। अरे शेरा, देख रहे हो कितना भला बुरा कहकर गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जितनी जमीन मैंने अभी इसे दी है वो भी बहुत जल्द छीन लूंगा। वो तो समाज के डर से मैंने इसे थोड़ी जमीन दे दी थी। एक दिन इसे धक्के मारकर गांव से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। वाह मालिक वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। इस राघव को तो आप ही सुधार सकते हैं। राघव उदास होकर घर पहुंचता है। जब उसका बेटा आर्यन उसे परेशान देखता है तो वो घबरा जाता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या ताऊजी ने आपको कुछ कहा है? हाँ बेटा, तुम्हारे ताऊजी ने हमें धोखा दिया है। खुद बंगला और अच्छी जमीन रख ली और हमें ये टूटी झोपड़ी दी है। लेकिन बेटा, हमें जो मिला है उसी में खुश रहना है। कल तुम्हें पढ़ाई के लिए शहर जाना है, इसलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। तुम्हें बस पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा ताकि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। आर्यन शहर चला जाता है और राघव दिन रात बंजर खेत में पसीना बहाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल राघव के खेत में होती है। ये देखकर विक्रम जल भुन जाता है। मालिक, खबर मिली है कि हमारे 3 बीघा खेत में उतनी फसल नहीं हुई जितनी राघव के उस छोटे से खेत में हुई है। आखिर उस बंजर जमीन पर इतना अनाज कैसे उग गया? अरे शेरा, इसमें उसकी कोई खूबी नहीं, बल्कि मुझसे गलती हो गई। वो जमीन बंजर नहीं बल्कि बहुत उपजाऊ थी। जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो जमीन वापस कैसे लेनी है। चलो मेरे साथ। विक्रम और शेरा राघव की खेत पर पहुंचते हैं, जहां लहलहाती फसल देखकर विक्रम के मन में लालच और जलन और बढ़ जाती है। वो अपने भाई को जाल में फंसाने के लिए मीठी बातें करना शुरू करता है। अरे राघव भाई, तुम कितनी मेहनत करते हो, फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती है। मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे आर्यन को शहर पढ़ने भेजा है। तब से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। तुम उसकी कॉलेज की फीस कहाँ से भरोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भैया, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल आया। जो भाई मुझे दुश्मन समझकर टूटी झोपड़ी और खैरात में बंजर जमीन दिया, वो आज मेरी मदद करने कैसे आ गया? भैया, आपका अचानक बदलना मुझे शक करने पर मजबूर कर रहा है। वाह मेरे भाई वाह, क्या तुम्हारी सोच है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए आया हूँ और तुम मुझे भला बुरा कह रहे हो। चलो शेरा, मुझे लगा था मैं बदल गया हूँ, पर मेरा भाई ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। रुको भैया, आप ऐसे रूठ कर मत जाओ। मुझे अब यकीन हो गया है कि आप सुधर चुके हैं। लेकिन भैया, अभी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। इस बार फसल अच्छी हुई है, इसे बेचकर मैं आर्यन की फीस भर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं मानता हूँ आज फसल अच्छी है, पर भगवान ना करे आगे तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा है। राघव को लगा कि उसका भाई बदल गया है, पर वो नहीं जानता था कि विक्रम उसके पैर उखाड़ने का गड्ढा खोद चुका है। कुछ महीने बाद फसल और भी शानदार हो जाती है, जिसे देखकर विक्रम और शेरा आग बबूला हो जाते हैं। मालिक, अगर यही हाल रहा तो राघव कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इस बार तो उसकी फसल हमारी 3 बीघा जमीन से भी बेहतर है। लगता है वो जमीन हाथ से निकल गई। अरे शेरा, ऐसी अपशकुन बातें मत करो।
वो जमीन मेरी है और कोई दूसरा उसमें सोना नहीं उगा सकता। अब एक ही रास्ता है, राघव सिर्फ इसी खेती के भरोसे है। अगर हम उसकी फसल बर्बाद कर दे तो वो आर्यन की फीस नहीं भर पाएगा और पैसों के लिए पागल हो जाएगा। फिर हम उससे सौदा करेंगे। ये जमीन ले लो और वो उपजाऊ जमीन मुझे दे दो। वाह मालिक, क्या प्लान है। अभी जाता हूँ और उसका सारा खेत उजाड़ देता हूँ। विक्रम के कहने पर शेरा रात के अंधेरे में खेत में घुसकर फसल सुखाने वाला पाउडर छिड़क देता है। कुछ ही दिनों में राघव जब खुशी खुशी अपने खेत पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक मेरा पूरा खेत सूख कैसे गया? इतनी मेहनत की थी, सब मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूँगा? आर्यन की फीस कैसे भरूंगा? अगर उसकी पढ़ाई रुक गई तो मैं जान दे दूंगा। भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राघव अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी वहाँ विक्रम और शेरा फिर से मसीहा बनकर पहुँचते हैं। अरे राघव भाई, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना कि कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आना। फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बोलो कितने पैसे चाहिए? आपका धन्यवाद भैया, पर मैं किसी से कर्ज नहीं लेता। ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। कर्ज लेना सबसे बड़ा खतरा है। मैं फिर मेहनत करूंगा और फसल उगा लूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे तुम्हारा स्वाभिमान भी बचा रहेगा और आर्यन की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, जमीन की अदला बदली। ये खेत तुम मुझे दे दो और मेरा कोई दूसरा खेत तुम रख लो। तुम्हें कभी पैसे वापस भी नहीं करने पड़ेंगे। तुम तो किसान हो, कहीं भी सोना उगा लोगे। ठीक है भैया, अगर ये जमीन आपको देने से आर्यन की पढ़ाई बचती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। लेकिन इसके बदले आपको मुझे उतनी ही जमीन देनी होगी, क्योंकि मैं किसान हूँ और बिना खेती के नहीं रह सकता। ठीक है मेरे भाई, मैं तुम्हें पूरे 10 कट्ठा जमीन दूंगा। कल मैं वसीयत के कागजात लेकर आऊंगा, बस तुम उस पर हस्ताक्षर कर देना। अगली सुबह विक्रम एक सफेद कागज लेकर पहुंचता है और इसे राघव को थमा देता है। और राघव कागज खाली देखता है तो पूछता है, अरे भैया, ये पेपर तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर मैं किस बात पर साइन कर रहा हूँ? अरे राघव भाई, वकील साहब को काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने फोन पर कहा है कि बस साइन करा लो, बाकी वो देख लेंगे। आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अगर साइन नहीं करना तो मत करो, लेकिन याद रखना, समय पर फीस नहीं भरी तो आर्यन का कॉलेज से नाम कट जाएगा। आर्यन के भविष्य का डर दिखाकर विक्रम ने मजबूर राघव से खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। बदले में उसे थोड़े पैसे और एक बंजर जमीन का टुकड़ा थमा दिया। कुछ महीने बीत गए। राघव ने उस नई जमीन पर खून पसीना एक कर दिया, लेकिन वहाँ सिर्फ सूखी घास उगी। उसे समझ आ गया कि विक्रम ने उसे धोखा दिया है। तभी शहर से आर्यन का फोन आता है। पिताजी, आपने पैसे क्यों नहीं भेजे? कॉलेज वाले अब और इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा नाम काट दिया है। मैं कल ही गांव वापस आ रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? जब आर्यन गांव पहुंचा तो राघव ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। कैसे विक्रम ने फसल बर्बाद की और धोखे से जमीन हथिया ली। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने शहर में सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सीखा, बल्कि ऐसे जालिम लोगों से निपटना भी सीखा है। मुझे पता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब उनका पाला एक पढ़े लिखे लड़के से पड़ा है। रात के सन्नाटे में आर्यन और राघव अपने हाथ में एक एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसी बंजर खेत में पहुंचते हैं। आर्यन ने उन घड़ों में कुछ पत्थर और पुरानी चीजें भरकर उन्हें जमीन के नीचे दबा दिया। बस पिताजी, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। कल मैं ऐसा नाटक करूंगा कि ताऊजी खुद दौड़ते हुए हमारे पास आएंगे। अगली सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मच गया। राघव के बंजर खेत में खुदाई के दौरान 2 सोने से भरे घड़े निकले थे। ये खबर आग की तरह पूरे भोलापुर में फैल गई। मालिक, खबर मिली है कि हमारे 3 बीघा खेत में उतनी फसल नहीं हुई जितनी राघव के उस छोटे से खेत में हुई है। आखिर उस बंजर जमीन पर इतना अनाज कैसे उग गया? क्या? सोना? वो जमीन तो हमारे खानदान की थी। इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने वहाँ खजाना छुपाया था। शेरा, जल्दी चलो, इससे पहले कि राघव सारा सोना निकाल ले, हमें वो जमीन वापस लेनी होगी। अरे मेरे भाई राघव, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। वो बंजर जमीन मुझे वापस कर दो भाई। वो हमारे पिता की खानदानी जमीन है, हमारी यादें जुड़ी हैं उससे। तुम उसमें फसल नहीं उगा पाओगे, इसलिए वो मुझे दे दो। और राघव, तुम चिंता मत करो, मैं आर्यन को फिर से शहर भेज दूंगा और वादा करता हूँ कि उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। ये क्या भैया, आप तो बोले थे कि अब जमीन अदला बदली नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। फिर आप अपना रंग कैसे बदल दिए? आप इंसान हैं या गिरगिट? मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसी जमीन से खुश हूँ। ठीक है ताऊ जी, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो जमीन ले लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपने झूठा इल्जाम लगाया था कि पिताजी ने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर आप वो जमीन लेना चाहते हैं तो पहले आपको सच में 1 लाख रुपए देने होंगे, तभी हम अदला बदली करेंगे। वरना हमें कोई जल्दी नहीं है। आज 2 घड़े निकले हैं, कल 4 निकलेंगे, हम तो और अमीर हो जाएंगे। 1 लाख देकर अगर करोड़ों का सोना मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं है। 1 लाख रुपए देकर विक्रम तुरंत अपने नौकर के साथ फावड़ा लेकर खेत पहुंचा। जमीन वापस मिलते ही विक्रम और शेरा कुदाल लेकर खेत में पहुंच गए। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, मिट्टी का ढेर लगा दिया, लेकिन वहां सोने का एक सिक्का भी नहीं मिला। मालिक, यहाँ तो कोई घड़ा नहीं है। मैंने काफी गहरा खोदा पर कुछ नहीं निकला। मुझे लगता है आर्यन ने हमें बेवकूफ बनाया है। उसने हमसे बदला लेने के लिए ये नाटक रचा था। हाय, मैं तो लुट गया। मेरी उपजाऊ जमीन भी गई और हाथ के पैसे भी। मैंने अपने भाई को ठगा था, आज उसके बेटे ने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। दूसरी तरफ राघव और आर्यन अब अपनी पुरानी उपजाऊ जमीन पर खुशी खुशी खेती कर रहे थे। 1 लाख रुपयों से आर्यन की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। विक्रम के सामने इस सड़क पर अंधेरा ला छा खड़ा गया किया। था। उसे एहसास हो गया कि ये सब उसकी अपनी ही बुराई का फल है।